हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का अध्याय 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। इससे पहले अध्याय 1 का मैंने वीडियो बना दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम था प्राचीन कालीन शिक्षा। सेकंड चैप्टर है आपका बौद्धकालीन शिक्षा, और इसके बाद में जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर का बौद्धकालीन शिक्षा के जो जितने भी टॉपिक आपके इस वीडियो में बनते हैं, सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा ज़रूरी है बौद्धकालीन के बारे में जानना कि बौद्धकालीन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल के अंतिम चरण में हिंदू धर्म में अनेक यहाँ पर देखिए विंशगंतियाँ विकसित हुई। क्या है? विंशगंतियाँ विकसित हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद, यहाँ पर देखिए आराम से पढ़िए और समझिए, और इसको यदि आप लोग लिखना भी चाहिए, यदि लिखना भी चाह रहे हैं स्टूडेंट तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, तो देखिए विसंगतियाँ विकसित हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद का समाज में समावेश हो गया था। जाति व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज में पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति क्या है, बहुत गिर चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे। ठीक है, तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताया गया है। थोड़ा इसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूँ कि बौद्ध काल में होता क्या था कि हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियाँ विकसित हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद का समाज में समावेश हो गया था। ठीक है, जाति व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज की पिछड़ी जो जातियां हैं, इनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति क्या है, बहुत गिर चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक जो हिंसात्मक कार्य होने लगे थे, यानी अनेक गलत कार्य होने लगे थे। ठीक है, ये बौद्धकालीन शिक्षा में बताया गया है। अब इसके बारे में जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है, इनके बारे में इनका विचार क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं इनके बारे में क्या विचार है। तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है। जो बौद्ध धर्म है भैया, ये एक नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का परिवर्तित रूप है। हिंदू धर्म का क्या भैया? परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार एक छोटा सा बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी था या परिभाषा कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा पूरा टॉपिक शुरुआत होता है। जो टॉपिक है ना, यही से हमारा शुरुआत होता है कि क्या है टॉपिक के बारे में। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने तो परिभाषा देख लिया, अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में भी देख लेते हैं कि उद्देश्य होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार इसका उद्देश्य देखिए कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि अब उचित रूप क्या कहा है कि उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का ही एक रूप है। ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का क्या है भैया? एक रूप है। शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे। अरे भैया जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या है? निम्नलिखित थे। इन्हीं में बताया गया। देखिए सबसे पहला है चरित्र निर्माण। ठीक है, इसमें चरित्र निर्माण भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चरित्र निर्माण में मैं थोड़ा आपको बताऊं तो चरित्र निर्माण में एक आ जाता है कि शिक्षा में सदाचार एवं विशेष बल दिया गया। जो कि चरित्र निर्माण में भैया क्या है? विशेष बल दिया गया। उसके बाद में शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सात्विक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना तथा शुद्ध चरित्र का निर्माण कराना था। ठीक है, इसमें करना था। उसके बाद में देखिए व्यक्तिगत विकास में भी सेम प्रोसेस आ जाएगा। निर्माण प्राप्ति से सहायक और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। शिक्षा के उद्देश्य के जो निम्नलिखित पॉइंट थे जो कि इस तरह से बताए गए थे, जैसे पहला था चरित्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, और दूसरा था व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता था। तीसरा है कि निर्वाण प्राप्ति में सहायक क्या है, और चौथा है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। यह है शिक्षा के उद्देश्य के निम्नलिखित पॉइंट जो कि 3 प्रकार से हैं। देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बौद्धकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था जो कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार हमने इनका बता दिया है। अब इसके निम्नलिखित जो पॉइंट थे इनके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में बताना पड़ सकता है।
ठीक है स्टूडेंट। और बैकग्राउंड में आपको काफ़ी अननोन आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उस आवाज़ों को सुनेंगे तो क्या है, बैकग्राउंड में आवाज़ें जो है फालतू आवाज़ें आ रही हैं, उसको सुनेंगे तो वीडियोज़ को हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एक प्रकार से शोर शराबा होता है और हमें क्या है वीडियो चलाना पड़ता है आपके लिए, ठीक, क्योंकि टाइम कम बचा है और इसके लिए वीडियोज हमें पर्याप्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये निम्नलिखित है, और इन चारों के बारे में मान लीजिए कि लघु उत्तरीय में पूछ लिया गया बाबू, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में इसका आंसर आपको देना हो जाए, जैसे कि मैंने चरित्र निर्माण के बारे में पहला पॉइंट आपको समझा दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन क्या है, ठीक है। ये भी हमारा एक टॉपिक है, बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में विभाजित थी। प्राथमिक शिक्षा के रूप में यहाँ पर देखिए, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के रूप में विभाजित थी। धर्म प्रचारकों के लिए मठ, जो धर्म प्रचारकों के लिए मठ, संघ तथा संगठित शिक्षा संस्थाएं खोली गई थी। संघ तथा भैया संगठित शिक्षा संस्थाएं क्या है, खोली गई थी। इसमें देखिए बिहार में बौद्ध में देखिए, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्थाओं को, बौद्ध काल में जो मुख्य शिक्षा संस्थाओं को विहार कहा जाता था। क्या था, विहार कहा जाता था। एक विहार में हजारों जो भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होती थी। गुरु एवं शिष्य साथ साथ रहते थे। भैया जो गुरु एवं शिष्य थे इसमें बौद्ध काल में साथ साथ रहते थे। बौद्ध संघ के अंतर्गत अनेक मठ तथा विहार होते थे, ठीक है। विहार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ये इसमें हजारों भिक्षु यानी हजारों जो स्टूडेंट होते थे बिहार में, यानी बौद्ध काल में वो पढ़ते थे, ठीक है। और इसमें जो गुरु एवं शिष्य थे वो साथ साथ में भैया रहते थे, ठीक है। अभी जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में देखते हैं कि हम परिवार से जाते हैं स्कूल में, ठीक है, और टीचर्स भी अलग अलग घर के होते हैं, तो वो भी अपने घर के लिए, यानी जब कॉलेज या स्कूल की समाप्ति हो जाती है, हमारा पूरा पीरियड पड़ जाता है, तो यानी जो हमारी पूरा हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया और जो टाइमिंग हो जाता है कि भैया अब छुट्टी होने वाली है, तो टीचर अपने रास्ते होता, अपने घर पर जाता है और जो विद्यार्थी वो अपने घर पर चला आता है। लेकिन बौद्ध काल में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। बौद्ध काल में होता क्या था कि भैया जो शिक्षक होते थे और जो विद्यार्थी होते थे वो दोनों साथ में ही रहते थे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कितने थे, ठीक है। और ये बौद्ध शिक्षा के संगठन के अनुसार ही इसके आते हैं। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के बारे में बताइए, ठीक है। अब ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको इसी तरीके से इसका आंसर देना होगा, ठीक है। देखिए बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कितने थे। जैसे सबसे पहला है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर था, पेशेवर के निकट पाकिस्तान में है भैया। अभी की प्रेजेंट टाइम में जो कि तक्षशिला कहाँ पर है, पेशेवर के निकट पाकिस्तान में। नालंदा जो कि पटना से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में है भैया, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय भी उद्घाटन भी हुआ है हाल ही में, ठीक है। तीसरा है विक्रमशिला जो कि उत्तरी मगध में गंगा के किनारे स्थित है। उत्तरी जो मगध है ना, इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। बल्लभी जो कि काठियावाड़ गुजरात में है, काठियावाड़ गुजरात में बल्लभी विद्यालय है। और बौद्ध काल की शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है जो कि केंद्र थे, जैसे नदिया एवं जगधला जो कि बंगाल में, मिथिला जो कि उत्तरी बिहार में है, कच्ची जो कि कच्ची जो है दक्षिण भारत में, यानी भैया साउथ एशिया में, साउथ जो हमारा साउथ भारत है, साउथ इंडिया उसमें है। फिर ओदोंतीपुरी जो कि मगध अर्थात वर्तमान बिहार में है, ओदोंती, यानी अधिकतम जो विश्वविद्यालय थे जो कि बौद्ध काल के, तो बिहार के ही थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे देख सकते हैं और पेपर में पूछा जाएगा भैया तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो है बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए अभी तक हमने बौद्धकालीन शिक्षा के संगठन पढ़े, उसके बाद में उच्च शिक्षा केंद्र देखे, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। देखिए अलग अलग, जैसे प्राचीन काल में अलग पाठ्यक्रम था, फिर बौद्ध काल में अलग पाठ्यक्रम मैं आपको बताऊंगा, और जो मध्यकालीन में है ये भी अलग पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कई प्रकार के पाठ्यक्रम होते थे। जैसे पहला है प्रारंभिक शिक्षा। इसमें प्रारंभिक शिक्षा में जैसे साधारण लिखना पढ़ना, गणित, फिर पंच विद्या, फिर चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा में
होता था। वही उच्च शिक्षा की बात की जाए तो धर्म, भाषा, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, राजनीति, न्याय, शिल्प कला और प्रशासन आदि की उच्च शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम होता था। वही औद्योगिक शिक्षा की बात की जाए तो इसमें कला कौशल, उद्योग व्यवसाय संबंधित पाठ्यक्रम होते थे। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि औद्योगिक शिक्षा, ठीक है, तो औद्योगिक के बारे में इसमें ज़्यादा ज्ञान होता था। ठीक है, ये बौद्धकालीन शिक्षा के 3 शिक्षा इसमें है। अब देखिए इसमें भी कई प्रकार के अलग अलग, जैसे औद्योगिक शिक्षा की बात की जाए तो इसमें कई प्रकार के आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ठीक है, जो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते थे वो कुछ इस प्रकार से होते थे। जैसे सबसे पहला है, हमने आपको बता दिया, दूसरा है हिंदू दर्शन, ठीक है, तीसरा है भाषाएं, चौथा है आपका विज्ञान एवं कला और पांचवा है आपका अन्य। ठीक है, ये धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते थे वो इसमें बताए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब पेपर में देखिए क्वेश्चन जो बनेगा आप लोगों का प्यारे विद्यार्थी वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि बताइए कि बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे है, इसके बारे में बताइए। तो आपको इन तीनों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अति लघुत्तरीय में ज़्यादातर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अति लघुत्तरीय में पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको इसी तरीके से देना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये बौद्ध काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे मैंने बता दिया है। अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछा जाएगा, फिर आपको इसी तरीके से सीरियल से 1-2 नंबर डालकर सारे विश्वविद्यालय का जो नाम है और जहाँ जहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर है वर्तमान में, इसको बताया गया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके जो बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम है, इसमें जो शिक्षण विधियां हैं वो किस तरह से हैं। ये देखिए इसका अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियां होता है। जिस प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन था उसमें उच्च शिक्षा केंद्र था, यहाँ पर शिक्षा विधियां हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है प्रवचन या व्याख्यान विधि। अब देखिए प्रवचन या व्याख्यान विधि भी इसमें होता था, वाद विवाद विधि, फिर प्रश्नोत्तर विधि, फिर चौथा है पुस्तक अध्ययन विधि भी होता था, पांचवा है सम्मेलन विधि। बोर्ड एग्जाम में जो हमारा कॉपी वाला वीडियो आएगा स्टूडेंट की शिक्षा शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टूडेंट कि ऐसे ही आपको सारी चीज़ों को करना रहेगा। 6 नंबर है भ्रमण एवं निरीक्षण विधि। ठीक है, भ्रमण एवं निरीक्षण विधि। 7 नंबर है प्रायोगिक विधि। ठीक है, प्रायोगिक विधि कैसे होता है। 8 नंबर है स्वास्थ्य एवं संस्मरण, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य एवं संस्मरण करना। और 9 नंबर है धर्म एवं आध्यात्म को आत्मसात करना, यानी धर्म एवं अध्यात्म को आत्मसात करना। ये भी एक प्रकार से है, यानी इसमें कई सारे दिए होते हैं, 10 नंबर तक दिए होते थे, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है। शिक्षण विधियां में आप लोग इतना लिख दीजिएगा। आपका 4 नंबर यदि अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो 4 नंबर, लघु में भैया पूछ लिया गया तो 6 नंबर कन्फर्म है, कोई नहीं काट सकता। इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, अभी तक मैंने स्टूडेंट संगठन आपको पढ़ाया। ठीक है, संगठन के बाद में हमारा जो बौद्ध काल का उच्च शिक्षा था उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद में बौद्धकालीन शिक्षा में इसमें देखिए कि शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था ये बताया। अब हमारी विशेषताएं देख लेते हैं कि भैया बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, बौद्ध काल में सुसंगठित शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। जो बौद्ध काल है ना, इसमें अब आप लोग कमेंट में देखिए, आप लोगों के लिए एक टास्क है, कमेंट में बताइए। जैसे प्राचीन काल में संस्कार होता था, 2 संस्कार प्राचीन काल में होता था। कौन कौन से संस्कार होते थे। एक उपनयन, ठीक है, एक उपनयन संस्कार, और एक कौन सा होता था संस्कार, आप लोग बताइएगा स्टूडेंट। एक संस्कार उपनयन होता था और एक संस्कार और होता था जो कि बालक जब एक प्रकार से जब बालक जो गुरुकुल में शिक्षा अपना पूर्ण कर लेता था, ठीक है, तो उसमें भी एक संस्कार कराया जाता था, शायद समावर्तन संस्कार। ठीक है, क्या कराया जाता था, समावर्तन संस्कार। तो दोनों संस्कार में देखिए बताइए स्टूडेंट कि क्या फ़र्क है, कितने वर्ष में ये संस्कार कराया जाता है, ये लोग आप बताइएगा। और एक आपके लिए और टास्क है जो कि बौद्ध काल से संबंधित है। बौद्ध काल में जब बालक जो है बौद्ध मठ में प्रवेश लेता था, बौद्ध मठ में जब प्रवेश लेता था तो भैया उसका कौन सा संस्कार होता था, तब वो बौद्ध मठ में जा सकता था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। कमेंट में बताइए ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करेगा। और चीटिंग कैसे नहीं करेगा, नहीं तो काफ़ी विद्यार्थी गूगल से सर्च कर लेते हैं, बुक से देख लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आप लोग के लिए टास्क है, कंप्लीट करके बताइए यदि आप लोग शिक्षा शास्त्र की तैयारी अच्छे से मन लगाकर कर रहे हैं।
तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं देखिए कि बौद्ध काल में सुसंगठित शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। अब वो कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे, देखिए सबसे पहला था, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है प्रव्रज्जा या प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, देखिए प्रवज्जा या पब्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार या पब्जा संस्कार कह सकते हैं। तो देखिए प्रवज्जा या पब्जा संस्कार क्या होता था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के उपनयन संस्कार की भांति बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में पब्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के बाद बालक श्रमण या श्रवण बनकर बौद्ध संघ या मठ में प्रवेश करता था। तो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया, लेकिन जिन्होंने कमेंट में तुरंत आंसर दे दिया होगा उनके लिए एक लाइक बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट एक ही सेकंड लगेगा, कर लीजिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए विद्या आरंभ करने की आयु। ठीक है, देखिए जिसे प्राचीन काल में अलग टाइम होता था, जो कि अलग वर्ष यानी बालक इतने वर्ष का हो जाता था, तो उसमें शिक्षा का एक टाइमिंग होता था कि भैया आप लोग क्या है गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेकिन बौद्ध मठ में क्या होता है, इसमें भी शिक्षा का आरंभ करने का टाइम है 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में छात्र शिक्षा संस्था में प्रवेश करते थे और वहाँ रहकर 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे। क्या है, वहाँ पर रहकर 12 वर्ष तक वो विद्या अध्ययन करते थे। देखिए उपसंपदा संस्कार क्या है, जैसे मैंने अभी बात किया उपसंपदा संस्कार, ये संघ 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात 20 वर्ष की आयु में होने वाला उपसंपदा संस्कार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं डिटेल में बता दूँ, उपनयन संस्कार होता था स्टूडेंट जब 8 वर्ष की बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे और जब कंप्लीट कर लेते थे तो समावर्तन संस्कार होता है। सेम उपसंपदा जो आपका पब्जा संस्कार होता है, ये बालक जब 8 वर्ष का होता है बौद्ध मठ में प्रवेश लेता है तब ये संस्कार कराया जाता था। लेकिन जब 12 वर्ष का वो अपना शिक्षा कंप्लीट कर लेता था फिर उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में जब आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर बड़े ही प्यार से दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर देखिए आर्थिक व्यवस्था। देखिए आर्थिक व्यवस्था भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि विहारों के संचालन में उनके संस्थापकों का यानी जो इनके संस्थापकों तथा अन्य अनुयायियों द्वारा वहन किया जाता था। विहारों को दान में इतनी स्थायी संपत्ति दी जाती थी कि इसकी आय में विहारों का खर्च सरलता से पूरा हो जाता था। ठीक है, शिक्षा शुल्क, इसमें शिक्षा का शुल्क क्या था कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, किंतु उच्च शिक्षा में विद्यार्थी रहने और खाने की व्यय लिए जाते थे, यानी उसके पैसे लिए जाते थे। ठीक है, और निर्धन एवं योग्य विद्यार्थी धन के स्थान पर अपनी सेवाओं का संग अर्पित, यानी जो भैया निर्धन था जिनके पास पैसे नहीं रहते थे वो क्या बौद्ध मठ में सेवाएं प्रदान करते थे। ठीक है, यानी जैसे कुछ काम हो गया सेवाएं, उसमें कुछ काम हो गया करने का, खाने बनाने में भी कोई होता है, साफ़ सफाई में भी, मतलब एक प्रकार से योगदान होता है ना स्टूडेंट कि आप लोग पूजा पाठ में भी योगदान देते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता था। 6 नंबर है अनुशासन। देखिए भैया अनुशासन भी इसमें बहुत ज़्यादा कठोर थी, जैसे कि मान लीजिए अनुशासन संघ के नियम कठोर थे और अनुशासन पर बहुत बल दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान गए। इसमें और है जैसे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं में कि स्त्री शिक्षा। देखिए स्त्री शिक्षा के बारे में बात की जाए कि इसमें साधारण स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी जो भैया साधारण स्त्रियां थीं बौद्ध काल में उनका शिक्षा वर्जित था, उनको नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए बौद्ध धर्म की व्यवस्था के अनुसार बिच्छुओं को अंजाम ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। भैया जो ये है भैया, ठीक है, ये जो हैं, ठीक है, ये देखिए जो बिच्छुए थे यहाँ पर देखिए बड़े ही ये हटा दीजिएगा, इनको क्या होता था भैया ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। ठीक है, और इसलिए उनके चरित्र की रक्षा के लिए महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने को अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, गुरुकुल शिक्षा, जो गुरुकुल में आपका देखा होगा कि गुरुकुल शिक्षा में भी कई सारे नियम होते थे, विशेषताएं उनकी होती थी। अब यहाँ पर देखिए गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। देखिए बौद्धकालीन में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु और शिष्य का संबंध पिता के पुत्र की ही तरह होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे। गुरु का प्रमुख कर्तव्य शिष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना होता था। सेम यही ये वैदिक काल में भी अप्लाई होता है। ठीक है, जो हमारा शिक्षा शास्त्र का जो चैप्टर 1 है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसको अच्छे से देखा होगा, तो वो वीडियो में हमने सारी चीज़ों को बता रखा है। ठीक है, वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना। ये भी हमारा एक अगला टॉपिक है, जो कि बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना कैसे होता था उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए
इसमें होता था समानता। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें क्या देखिए बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना में समानता होता था। देखिए डॉक्टर ए एस अल्तेकर के शब्दों में जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है, जहाँ तक सामान्य यहाँ पर देखिए शैक्षिक सिद्धांत या प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों यहाँ पर देखिए बौद्धियों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान आदर्श थे, ठीक है, समान क्या थे, आदर्श थे, और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थी, ठीक है, दोनों समान विधियों का बेसिकली इसमें अनुसरण होता था। बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना यहाँ पर की जाती है। इसमें देखिए सबसे पहला है, दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी, यानी जो दोनों प्रणालियाँ इसमें शिक्षा जो है बाह्य नियंत्रण से क्या भैया थी, ये मुक्त थी। दूसरा है, दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी, यानी दोनों जो प्रणाली थी वैदिक प्रणाली और बौद्ध प्रणाली, इसमें जो दिनचर्या है वो एक रूप से समान थी। तीसरा है, यहाँ पर देखिए तीसरा है, दोनों प्रणालियों में दंड शारीरिक और साधारणता वर्जित था, ठीक है भैया, जो शारीरिक दंड इसमें नहीं दिया जाता था, जो कि इसमें है ना स्टूडेंट की बौद्ध व वैदिक तुलना, इसमें भैया शारीरिक दंड एक प्रकार से वर्जित था। चौथा है, दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, ठीक है, मौखिक शिक्षण इसमें भी दिए जाते थे, ठीक है। पांचवा है, यहाँ पर देखिए दोनों प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, यानी जो दोनों प्रणालियों में भैया वैदिक काल हो या बौद्ध काल हो, इसमें क्या है, बालक को भोजन करना है तो भैया उसके लिए भिक्षा आपको मांगने जाना पड़ता था, ठीक है, तो यहाँ पर भिक्षा मांग कर भी वो अपना जीवन व्यतीत करती थी, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलिए देख लेते हैं अगला। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा एवं जो कि वैदिककालीन शिक्षा, यहाँ पर देखिए वैदिक कालीन शिक्षा एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर बताइए। पेपर में आपका ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम टू सेम प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताइए एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहला हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर हम बौद्ध काल में आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहला है यहाँ पे देखिए गुरुगृह या गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, यानी जो वैदिक कालीन की शिक्षा थी वो गुरुकुल या गुरुगृह में, यानी जो गुरु का गृह होता है उसमें दी जाती थी। दूसरा है, छात्र परिवार के रूप में रहते थे, भैया जो छात्र हैं गुरुकुल में वो एक परिवार, जैसे कि हमारा परिवार है, आपका परिवार है, वो परिवार के रूप में रहते थे। तीसरा है, यहाँ पर शिक्षा भैया निःशुल्क थी, जैसे बौद्ध काल में जो अमीर व्यक्ति होते थे वो क्रय देते थे, जो एक प्रकार से उस लायक नहीं होते थे वो क्या है उसमें काम करते थे, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा भैया निःशुल्क थी। चौथा है, शिक्षा केवल ब्राह्मण होते थे, यानी यहाँ पर जो गुरुकुल में जो प्रकार से जो यहाँ पर जैसे इनको अंतेवासी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अंतेवासी कहा जाता था। तो भैया जो यहाँ के जो छात्र होते थे वो क्या ब्राह्मण को ही केवल शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो केवल ब्राह्मण होते थे। पांचवा है, केवल संस्कृत भाषा पढ़ाई जाते थे। वैदिक काल में भैया संस्कृत भाषा के अलावा कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे थे लेकिन यहाँ पर संस्कृत में ही सारी चीज़ों को पढ़, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे भारत में बात की जाए तो 22 प्रकार की भाषाएँ चलती हैं, 22 प्रकार में हिंदी मुख्य भाषा है, ठीक है, हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। अब देखिए बात कर लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। इसमें देखिए धर्म प्रचार पर बल दिया जाता था, जो धर्म प्रचार पर इस पर क्या था, बल दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम पाली था, इसमें बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम बेसिकली क्या था प्यारे विद्यार्थी, पाली होती थी। फिर यहाँ पर देखिए शिक्षा विद्यालय या विश्वविद्यालयों में दी जाती थी, जैसा कि मैंने विश्वविद्यालय का नाम भी आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट देखा होगा, तो ये विश्वविद्यालय का नाम है, जो कि देख सकते हैं किस तरह से है और कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने अच्छे से देखा होगा उसको सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षा कर सकता था, यहाँ पर देखिए किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षक हो जाता था यहाँ पर, यानी जैसे यहाँ पर ब्राह्मण होते थे लेकिन यहाँ पर कोई भी जात का, यानी जो बौद्ध मठ में पढ़ाई, यानी जो शिक्षक होते थे वो किसी भी जात के होते थे, ठीक है, यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं थी।
ठीक है, यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं थी कि भैया संस्कृत ही पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर भी कई सारे लैंग्वेजेस होते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा में। ठीक है, देखिए लास्ट हमारा टॉपिक बचा है आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान। भैया देखिए आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान कैसे रहा इसके बारे में बता लेते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए सामान्य विद्यालयों का आयोजन, जो इसमें सामान्य विद्यालय थे उसका आयोजन होता था। दूसरा है महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। ठीक है, जो महिलाएं थे उनके लिए उच्च शिक्षा का यहाँ पर आयोजन होता था। तीसरा है शिक्षा में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु का आयोजन होता था। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा में जो प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु का आयोजन होता था। चौथा था खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन होता था। और पांचवा है सभी धर्मों, वर्गों और जातियां शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने का आयोजन होता था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए इसमें 5 ही मैंने बताया था, लेकिन इसमें 14-15 हो जाएंगे। ठीक है, 14-15 इसमें बेसिकली होते हैं जो कि योगदान के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर भी मान लीजिए कि लघु में पूछा जाए। ठीक है, लघु में पूछ लिया जाए तो इसके बारे में आप 10 तक लिख देंगे, 10 तक आप इसका आंसर दे देंगे तो आपको मिल जाएगा। यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 10 तक आप ऐसे ही लिख देंगे तो आपका जो स्टूडेंट इतने नंबर पक्का हो जाएगा, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना लिख दीजिएगा, पर्याप्त है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आधुनिक भारतीय शिक्षा का बौद्ध शिक्षा में योगदान है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक बता दिए हैं जो कि चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा के वैदिक शिक्षा कालीन में अंतर। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला जो टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। भैया पाठ्यक्रम के बारे में मैंने बताया। अब इसमें भी है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं के बारे में जैसे मैंने वैदिक काल में विशेषताएं बताई थी, सेम इसी प्रकार से इसमें भी विशेषताएं पूछी गई हैं। शिक्षण विधियाँ क्या है। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से देखा होगा सारी चीज़ों को पता होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन, फिर बौद्धकालीन शिक्षा क्या होता है, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो टोटल देखा जाए स्टूडेंट तो मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। जय हिंद।